हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना इस चैप्टर को हम लोग समाप्त किए थे। आज एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर नोट्स में ही मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जिनका सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा। तो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले इंटेक्स्ट में कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है हम लोग को नोट्स में डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं। तो ये तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा ना, सॉलिड का इंट्रोडक्शन में, कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से सफिशिएंटली क्लोज होते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मैक्सिमम स्ट्रेंथ का होता है, पार्टिकल्स का केवल वाइब्रेटरी मोशन। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहेंगे, उनके बीच कोई खाली जगह नहीं रहेगा, पार्टिकल स्थिर रहेंगे, तो वैसे सब्सटेंस रिजिड होते हैं। इसको लिख लेना आप लोग को। फिर वही है कि सॉलिड्स का डेफिनिट वॉल्यूम वगैरह क्यों है। तो डेफिनिट वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। देखो डेफिनिट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कहने का मतलब कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई सब्सटेंस। अब मान लो कि कोई पार्टिकल का एलिमेंट है और पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है, ऐसा। तो जब पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि वह सब्सटेंस का वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स। यही पार्टिकल का पोजीशन यदि फिक्स नहीं होता, पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहता, तो हो सकता है कि यहाँ मूव करके यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता। तो जब मूव करके यहाँ आ जाता तो जगह तो इतना के बराबर घेरता ना, तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाता। तो वॉल्यूम जो है वह डिपेंड करता है पार्टिकल के मोशन पे, कि यदि पार्टिकल फिक्स्ड है अपने पोजीशन पे तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा, और यदि पार्टिकल्स इधर उधर माइग्रेट कर रहे हैं तो उनका वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होगा। अब चूंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। उसके बाद कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है और उस सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करना है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो बहुत सारे सब्सटेंस को आप वहां से पहचान लोगे। जैसे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे केटायन एनायन वाले, वे सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन। और कुछ पोली करके दिया हुआ है। देखो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, तो याद रखोगे कि पॉलीमर्स जो होते हैं ना एमॉर्फस होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। जैसे एग्जांपल में यहाँ टेफ्लॉन दिया हुआ है, सेलोफेन दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, पीवीसी। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, ये सभी पॉलीमर्स एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। और जो आयनिक सॉलिड होते हैं या फिर कुछ कुछ जो ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड वगैरह दिया हुआ है, तो ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर है कि व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड या सुपर कोल्ड लिक्विड। जब ग्लास और क्वार्ट्ज हम लोग देख रहे थे ना, उसी समय इसके प्रॉपर्टी को बतलाए थे कि जो ग्लास है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। तो सिंपल सी बात बोलेंगे कि ग्लास में जो है ना या फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है। ग्लास पोजेजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, मतलब ग्लास फ्लो करता है। इसके लिए एग्जांपल हम क्या बताए थे कि बहुत पुराना बिल्डिंग जिसका विंडो में मान लो कि कांच का लगा हुआ हो ऐसा, और बिल्डिंग बहुत पुराना हो जाए, तो ऑब्जर्व क्या करोगे ना कि इसका ऊपर का लेयर पतला हो जाता है और नीचे का लेयर मोटा, इस तरह से हो जाएगा ऐसा। नीचे का लेयर मोटा हो जाएगा, ऊपर का लेयर पतला। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो यहाँ ग्लास के पार्टिकल थे ना, वो धीरे धीरे फ्लो होकर के नीचे आ गए। तो देखोगे कि ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे मोटा हो जाएगा। इसलिए ऊपर से जब देखोगे तो साफ आर पर दिखाई देगा, लेकिन नीचे से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा या धुंधला दिखाई देगा। जैसे मान लो कि जो है एक ग्लास का कांच जो है, ग्लास का विंडो लगा हुआ है, तो ग्लास चूंकि एक सुपर कूल्ड लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे ना कि धीरे धीरे फ्लो करेंगे नीचे, या फ्लो करने में 1-2 दिन नहीं बल्कि वर्षों लगता है, 50 वर्ष 100 वर्ष ऐसे करके लगता है। जब इसके पार्टिकल्स फ्लो करके ऊपर से नीचे आने लगेंगे तो सारे पार्टिकल्स मतलब मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो तो नीचे आ जाएंगे ना, तो नीचे लेयर मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाएगा। तो फिर जब इस खिड़की में ऊपर से देखोगे तो आमने इधर उधर दिखाई देगा उस तरफ आसानी से, क्योंकि यह लेयर पतला हो चुका है। और यहाँ से देखोगे तो मोटा हो चुका है, तो उधर या तो दिखाई ही नहीं देगा या फिर धुंधला दिखाई देगा।
तो यदि पूछे कि ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, तो एक ही लाइन में जवाब देना है, बिकॉज ग्लास पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो करता है। और एग्जांपल के लिए पूछा जाता है, एग्जांपल बता देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कि किसी भी सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसका हर एक डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, तो बतलाना है किस प्रकार का सॉलिड है। तो देखो सॉलिड में जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन बताए थे ना, उसी में बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और बताए थे कि यदि किसी सब्सटेंस का या किसी सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यूज हर एक डायरेक्शन में सेम हो तो वैसे सब्सटेंस को एमॉर्फस बोलते हैं, और यदि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो तो क्रिस्टलाइन कहलाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम है, मतलब यह कौन सा सॉलिड होगा, एमॉर्फस। तो यह जो है पेज नंबर 4 का इंडेक्स क्वेश्चन था, जिसका वर्बली आंसर ही हम लोग कर लिए। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंडेक्स पेज नंबर 12 में, ऐसा कि पेज नंबर 12 में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या, सबसे पहले बोला है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लैटिस पॉइंट, मतलब लैटिस पॉइंट के बारे में बतलाना है कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो लैटिस पॉइंट जो है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल के पोजीशन को बोला जाता है, नहीं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, वह कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल का पोजीशन है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो यदि कोई पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट पे है तो उसका ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, उस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट से डेविएट करते हैं तो उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाएगा। फिर नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो उसका एज लेंथ ए बी सी जिसको दिखाते हैं, और उसके बीच का एंगल अल्फा बीटा और गामा। फिर डिस्टिंक्शन करना है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये सारा बात नोट्स में मिल जाएगा। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर बताना है अंतर, जो कि नोट्स में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। बोल रहा है कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल कॉर्नर पे है और दूसरा पार्टिकल बॉडी सेंटर में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन बताना है। तो बताया कि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 के बराबर होगा। नेबरिंग यूनिट सेल की बात पूछ रहा है, तो देखो यदि किसी यूनिट सेल के अंदर बॉडी में कोई पार्टिकल है तो नेबरिंग यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि अब पूरा का पूरा इसी के अंदर है। लेकिन जो कॉर्नर पे है तो बगल वाला के लिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/8। तीसरा से इसका भी हो गया। उसके बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी बुक जो है ना, आप लोग लाइन बाय लाइन भी पढ़ोगे तो ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियोज और नोट्स के थ्रू जितना समझना था उसको तो कर ही लोगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन और है इसमें इंटेक्स्ट पेज नंबर 21 का। इंटेक्स्ट पेज नंबर 21 कि व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन अ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, कि 2D एलिमेंट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। 2D एलिमेंट जिसमें बता रहे थे उसमें देखोगे साफ दिख जाएगा 4 होगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं वीडियो में ही, तो उसको अब हो ही जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला निकालना है, इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस, एचसीपी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। तो पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन हर एक लैटिस के लिए हम लोगों ने किया है, तो वहां से डायरेक्ट इसका आंसर करना है। उसके बाद भी एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, फॉर्मूला वगैरह पता करना है, डेंसिटी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम बना चुके हैं जब डेंसिटी वगैरह बता रहे थे वहां। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को वही मिल जाएगा, वहां से कर लोगे। उसके बाद फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 29, लास्ट है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का,
पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। बोला कि जब किसी सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के दरमियान उसमें किस प्रकार का डिफेक्ट आ सकता है, एंड व्हिच प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। कि किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो बदल जाएगा वह किसमें, लिक्विड में बदल जाएगा हीट करने के बाद। तो डिफेक्ट किस प्रकार का आएगा, तो डिफेक्ट जो हम लोग पढ़े स्टेक्योमेट्रिक और नॉन स्टेक्योमेट्रिक वगैरह पढ़े हैं, वैकेंसी वगैरह पढ़े हैं। तो देखो सॉलिड को यदि हीट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके खाली जगह में आ जाए। बहुत ज्यादा हीट करोगे तो पार्टिकल्स उस लैटिस साइड से बाहर भी आ सकते हैं, तो उस दरमियान उसमें वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। प्रॉपर्टी चेंज क्या करेगा उसका, तो वैसा होने के बाद उसका रेडियस रेशियो अफेक्टेड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अफेक्टेड होगा, और भी जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी है कुछ कुछ वे भी प्रभावित तो हो सकते हैं। तो बुक वगैरह में इसको ध्यान से देखोगे। उसके बाद दो कंपाउंड दिया हुआ है, जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। पूछ रहा है कि दोनों में किस टाइप का डिफेक्ट होगा। तो देखो जिंक सल्फाइड कोवेलेंट है, इसमें होगा फ्रेंकेल डिफेक्ट, इसको डायरेक्ट नोट से देखना है। और इसमें दोनों हो सकता है, बताए थे कि इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी हो सकता है और फ्रेंकेल भी हो सकता है। डिस्कशन इसका किया हुआ है जब शॉर्टकी और फ्रेंकेल बता रहे थे उस समय। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ केटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। बोल रहा है कोई आयनिक सॉलिड है जैसे NaCl, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें कोई केटायन ऐड कर रहे हैं जिसका वैलेंसी इससे ज्यादा है, तो ऐसा करने के बाद इसमें कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होगा, बताओ कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसका न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी हम लोग बताया कि हायर वैलेंसी का केटायन ऐड करोगे इसमें केटायन वैकेंसी bनेगा, और केटायन वैकेंसी क्रिएट होगा मतलब केटायन का संख्या कम रहेगा, मतलब प्रोड्यूस होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसके बाद है आयनिक सॉलिड्स व्हिच हैव एनायनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर। कि वैसे आयनिक सॉलिड जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, किसके चलते, तो एनायन वैकेंसी के चलते। तो वैसे कंपाउंड कलर शो करते हैं, इसको एग्जांपल के द्वारा बताना है। इसको पूरा लिख देना है, वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जो ए नंबर है जिसमें मैं डिस्कस किया था, NaCl जो कलर होता है F सेंटर वाला, तो उस पूरे को लिखना होगा। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता भी है, कम से कम 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। इसको डायरेक्ट वहीं से कर लेना है, इसको डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद है ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू n टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद अ सुटेबल इंप्योरिटी, टू व्हिच ग्रुप शुड दिस इंप्योरिटी बिलोंग। बोल रहा है कि ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है, हम लोग पढ़े हैं कि ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का काम करता है, प्योर सेमीकंडक्टर का। अब इसको कन्वर्ट करना है n टाइप सेमीकंडक्टर में, तो बोल रहा है कि n टाइप सेमीकंडक्टर में बदलने के लिए जो इसमें इंप्योरिटी ऐड करेंगे वह किस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो n टाइप में डायरेक्ट बताया गया है कि ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा, एक लाइन में आंसर है इसका। और लास्ट में है कि व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, जस्टिफाई और आंसर। कि किस प्रकार के सब्सटेंस जो है परमानेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करेंगे, मतलब फेरो या फेरी के जैसा, आंसर बताना। तो अभी बताया लास्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस किए हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, वैसे पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का कुछ ऑर्डर अरेंजमेंट हो, तो वैसे ही सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट में बनाया जा सकता है। जो लिक्विड और गैसेस होंगे उनको कभी भी परमानेंट मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सारे हो गए। बुक वगैरह लाइन बाय लाइन पढ़ोगे आप लोग तो और आसानी से आंसर को लैंग्वेज दे पाओगे। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें। एक्सरसाइज का भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का।
तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है अमोर्फस सॉलिड का डेफिनेशन है, उसके बाद बोल रहा है कि ग्लास और क्वार्ट्ज के बीच क्या अंतर है। तो वीडियोज में सारा कुछ किया हुआ है। फिर क्लासिफाई करना है कंपाउंड को मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क सॉलिड के रूप में। तो जैसे एक एग्जांपल बतला देते हैं हम। जैसे मान लो कंपाउंड दिया हुआ है P4O10 LiBr Rb ग्रेफाइट। इसको क्लासिफाई करना है, कैसे बांटेंगे। Rb मेटल है, मेटेलिक सॉलिड होगा। LiBr केटायन आयन से बना हुआ है, आयनिक सॉलिड होगा। ग्रेफाइट के बारे में पढ़े कि यह नेटवर्क सॉलिड होता है। और P4O10 मॉलिक्यूल है ना बड़ा सा, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। ऐसे क्लासिफिकेशन करना है। मेटल है तो मेटेलिक, केटायन आयन से तो आयनिक। ग्रेफाइट डायमंड टाइप का हो जिसमें एक ही टाइप के एटम बड़ा नेटवर्क में जुड़े हुए हो, नेटवर्क सॉलिड। और यदि इस टाइप का मॉलिक्यूल हो, E हो चाहे I2 हो, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह के लिए डेफिनेशन है। फिर पूछ रहा है कि CCP के लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, BCC के लिए कितना होगा। ये सारा जो है डिस्कशन किया हुआ लेक्चर्स में, तो वहीं से आप लोग इसको करोगे। कुछ अंतर पूछ रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो बताया है कि SCP और CCP में अरेंजमेंट में अंतर क्या है। तो क्या बताया है कि जो SCP है इसका अरेंजमेंट AB टाइप का अरेंजमेंट होता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड लेयर का अरेंजमेंट आइडेंटिकल, वैसे ही सेकेंड और फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट आइडेंटिकल। लेकिन जो CCP होता है उसका अरेंजमेंट ABC टाइप का होता है, मतलब जो फर्स्ट और फोर्थ लेयर आइडेंटिकल, वैसे ही सेकेंड और फिफ्थ लेयर आइडेंटिकल, वैसे ही थर्ड और सिक्स्थ लेयर आइडेंटिकल। ऐसा अरेंजमेंट होता है, वही बात को लिख देना है। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बीच अंतर पूछा है, डेफिनेशन से हो जाएगा। टेट्राहेड्रल क्वार्ट और ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट के बीच अंतर पूछा है, एग्जामिनेशन में आता है, बाकी इसको बताएं। टेट्राहेड्रल क्वार्ट और ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट। तो सबसे पहला कि टेट्राहेड्रल क्वार्ट 4 स्फीयर के द्वारा घिरा हुआ होता है, जबकि E 6 स्फीयर के द्वारा होता है। उसके बाद कि जो टेट्राहेड्रल क्वार्ट है, तो टेट्राहेड्रल क्वार्ट ऑक्यूपाई करने के लिए किसी भी एटम का साइज जो पहले से स्फीयर प्रेजेंट है उसके साइज का, जो हम लोग निकाले थे 0.225 r, इसमें निकाले थे r बराबर 0.414 r। ऐसे हम लोग को लिखना है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट। उसके बाद फिर इसमें एक आध अंतर और लिख सकते हो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट के बीच। एक तो 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, 6 स्फीयर से घिरा हुआ है। E जो है एक ट्रायंगुलर क्वार्ट है, और E जो है डबल ट्रायंगुलर क्वार्ट है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट का संख्या एटम के संख्या के बराबर होता है, जबकि एटम की संख्या का दोगुना होता है। तो ऐसे 3-4 अंतर जो है हम लोग लिख सकते हैं दोनों में। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस। कि FCC टेट्रागोनल बॉडी सेंटर डिस्क में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, मतलब पर यूनिट से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं हम लोग, वैसे बताना है। उसके बाद बोल रहा है कि मेटेलिक और आयनिक सॉलिड के बीच अंतर बताओ। आयनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं, तो सारा कॉमन प्रॉपर्टी है, हो जाएगा। इधर कुछ न्यूमेरिकल है, वो सारा क्वेश्चन भी किया हुआ है, डेंसिटी से रिलेटेड है, कुछ डायरेक्ट रिलेशन निकालना है, ये सब किया हुआ है इसमें। एक क्वेश्चन इसमें बताना है जिसको हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज बनाओगे, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन का आंसर आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कर सकते हो, तो ऐसे बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नोट्स में मिल ही जाएगा, यदि आप लोग ध्यान से नोट्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, किताब पढ़ोगे, तब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो नहीं बनेगा। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.19 है, बोला कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है लिख लो पहले, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरो ऑफ ऑक्साइड है। इसमें बोला है कि जो ऑक्साइड आयन है इसका HCP लैटिस है, ठीक है, with 2
आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। तो फेरिक आयन कहाँ है? तो बोल रहा है कि प्रत्येक 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा फेरिक ऑक्साइड। क्या क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरिक आयन है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन का एससीपी लैटिस है, फेरिक आयन कहाँ है? तो प्रत्येक 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखो दिया हुआ एससीपी लैटिस, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एससीपी लैटिस कितना होता है? तो 6 होता है। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पार्टिकल के संख्या के बराबर, तो वो भी 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे लिखो ना 3 + 3, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 3 में से 2 में है फेरिक आयन, फिर यहां भी प्रत्येक 3 में से 2 में है फेरिक आयन। तो इस तरह से यदि संख्या निकालोगे तो ऑक्साइड आयन का एससीपी लैटिस है, तो एससीपी लैटिस में जितना पार्टिकल उतना ही संख्या होगा ऑक्साइड आयन का। तो एससीपी लैटिस में 6 पार्टिकल, इसलिए ऑक्साइड आयन भी कितना होगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है, लेकिन सब में फेरिक आयन नहीं है, बल्कि प्रत्येक 3 में से 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो रेशियो निकाल लो, तो Fe3+ और O डबल माइनस, ये आया 4, ये आया 6, तो फॉर्मूला हो जाएगा Fe4O6, या सिंपलीफाई करके लिखोगे तो 2 कॉमन ले लो, तो Fe2O3, ऐसा फॉर्मूला होगा। बस यही क्वेश्चन बताने लायक था। उसके बाद इसमें एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में पूछा है, इसका डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं बहुत डिटेल में। कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल है आगे, कुछ न्यूमेरिकल मैंने डायरेक्ट बता दिया है। नोट्स लिखना है, शॉर्टकी, फ्रेंकेल, बैंड थ्योरी के टर्म्स में बताना है कि कंडक्टर इंसुलेटर में क्या अंतर है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। तो आप लोग यदि नोट्स पढ़ते हो, वीडियोज को देखते हो पूरा का पूरा, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बशर्ते लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ोगे तब। वैसे लास्ट में फेरोमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, 12, 16, 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स में लिखना है नोट्स। तो बहुत सारा क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, कुछ कुछ जो था उसको हम बता ही दिए। तो इस तरह से चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है अलॉन्ग विद एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो आप लोग ध्यान से देखो, कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले आप लोग वीडियोस देखो, वीडियोस देखते हुए नोट्स करते जाना है। इसका नोट्स और वीडियोस हो जाने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ो लाइन बाय लाइन, और उतना करने के बाद आप जो एक्सरसाइज या टेक्स्ट में क्वेश्चन है उसको करो। बस नोट्स का ही क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन आंसर का फॉर्म दे देना है। तो इस तरह से चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझते हुए कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्टली एक्सरसाइज वगैरह करोगे या सोचोगे कि वैसे ही कहीं कहीं से देखें या पढ़े, तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे जितना कि कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो ढंग से इसको आप लोग करो, पढ़ो, समझो। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट कर पाएंगे। तब के लिए धन्यवाद।